राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। साथियों, राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहाँ तक जाएगा। उठाओ धनुष और निशाना साधो अपनी मंजिल का, अरे बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट राजस्थान। साथियों, जो कहते हैं ना कि पशु परिचय अभी बहुत दूर है और बाद में तैयारी कर लेंगे, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन देखना वही कहेंगे कि पशु परिचय जो है वो बहुत ही पास में आ गई और तैयारी जो है वो नहीं कर पाई। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे पशु परिचय के पार्ट बी को लेकर। साथियों, एक से लगा करके 45 क्वेश्चन जो है वो वाक्य सहित हम जो है वो सॉल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चन जो है वो आपको 15 से लेकर के 18 दिसंबर के बीच होने वाले पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न। साथियों, आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न है कि राजस्थान के किन जिलों के अंदर चोकला नस्ल की भेड़ पाई जाती है। साथियों, चोकला नस्ल की जो भेड़ें हैं वो राजस्थान के किन जिलों के अंदर पाई जाती हैं। चोकला नस्ल की बात करें तो साथियों इसको भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको पता होगा साथियों कि भारतीय मेरिनो जो है वो चोकला भेड़ की नस्ल को कहा जाता है और ये राजस्थान के किन जिलों के अंदर पाई जाती हैं। पाली, जालोर, ऑप्शन बी है जयपुर, अलवर, ऑप्शन सी है कोटा, बूंदी, ऑप्शन डी है सीकर और झुंझुनू। तो साथियों सही ऑप्शन होगा डी, सीकर और झुंझुनू, यानी कि शेखावाटी जिलों के अंदर चोकला नस्ल की भेड़ें पाई जाती है। ठीक है, जिसने भी डी ऑप्शन यहाँ पे सोचा है उनका बिल्कुल सही है, सीकर और झुंझुनू। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों कि मादा पशुओं के अंदर गर्भधारण से लेकर के प्रसव तक के बीच के जो समय अंतराल होता है उसको साथियों क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं। ठीक है, पशुओं के अंदर जो मादा पशु होते हैं उनके अंदर गर्भधारण से लेकर के जो प्रसव तक जो उसके बीच का जो समय होता है, समय अंतराल होता है, उसको साथियों क्या कहा जाता है। बंध्याकरण, गर्भकाल, मध्यचक्र या फिर गर्भधारण। तो साथियों उनको जो इसको जो है वो गर्भकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपके सही हो जाएगा। जिसने भी बी ऑप्शन सोचा है उनका बिल्कुल भी यहाँ पे सही है, गर्भकाल। ठीक है, बंध्याकरण की बात करें साथियों तो बंध्याकरण का मतलब होता है कि पशुओं के अंदर, ठीक है, पशुओं के अंदर चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, उनके अंदर से जनन अंग, साथियों जो भी उनके जनन अंग होते हैं उनको या तो बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, या फिर उनको निष्क्रिय कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बंध्याकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पशु जो होते हैं उनके अंदर जो जनन अंग होते हैं उनको या तो बाहर निकालते हैं या फिर उनको निष्क्रिय कर देते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है वो बंध्याकरण के नाम से जानी जाती है। और यहाँ आपसे पूछा है कि गर्भधारण से लेकर के प्रसव तक का समय तो उसको गर्भकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। गाय और आगे लिखा है राठी, तो गाय जो है उसकी एक नस्ल है राठी, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है भैंस बदावरी, तो बदावरी जो है वो एक भैंस की नस्ल है, बिल्कुल सही है। भेड़ जो है वो चोकला, यानी कि भारतीय जो मेरिनो चोकला है ये एक भेड़ की नस्ल है। ठीक है, सी ऑप्शन भी सही है। लेकिन डी ऑप्शन साथियों जो है वो चनोत्तर बकरी, तो चनोत्तर है ये साथियों भेड़ की नस्ल है। ठीक है, किसकी नस्ल है, भेड़ की नस्ल है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, जिसने भी डी ऑप्शन सोचा है उसका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि गाय और भैंस में प्रसव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। या साथियों गाय और भैंस के अंदर जो प्रसव की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, कोविंग, फोलिंग, लेबिंग या फिर रोइन। तो साथियों गाय और भैंस के अंदर जो प्रसव की प्रक्रिया होती है उसको काविंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, काविंग कहते हैं। ए ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। गाय और भैंस के अंदर जो प्रसव की प्रक्रिया होती है उसको काविंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फोलिंग की बात करें साथियों तो घोड़ी के अंदर जो प्रसव की प्रक्रिया होती है, ठीक है भाई, घोड़ी के अंदर जो प्रसव की प्रक्रिया होती है उसको साथियों फोलिंग कहते हैं। और लेबिंग की बात करें तो भेड़ के अंदर जो प्रसव की प्रक्रिया होती है उसको लेबिंग कहते हैं। ठीक है, तो गाय के अंदर, गाय और भैंस में होगी काविंग। ठीक है, गाय और भैंस में होगी काविंग। और फोलिंग जो है वो किसके अंदर है, घोड़ी के अंदर है। और लेबिंग जो है वो किसके अंदर है, भेड़ के अंदर जो प्रसव की प्रक्रिया होती है उसको लेबिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के।
आज की क्लास का अपना भाई अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, जोड़बीड़ बीकानेर, बी ऑप्शन है अविकानगर, ठीक है, सी ऑप्शन है वल्लभ नगर और डी ऑप्शन है अनूपगढ़। तो केंद्रीय जो ऊंट अनुसंधान केंद्र है ये साथियों जोड़बीड़ बीकानेर केंद्र है। ठीक है, जोड़बीड़ केंद्र है और जोड़बीड़ जो है वो किस जिले के अंदर है, तो बीकानेर जिले के अंदर है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जिसने भी ए ऑप्शन सोचा है उनका बिल्कुल सही है, जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि तांबे जैसा रंग जो है वो भैंस की किस नस्ल की विशेषता है। ठीक है, किस भैंस की विशेषता है साथियों, तांबे के जैसा रंग, यानी कि भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका रंग जो है वो तांबे के जैसा दिखता है। तो ऐसी जो भैंस की नस्ल है बदावरी, मुर्रा, जाफराबादी या फिर हेलियोस्टीन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, बदावरी जो नस्ल की भैंस है उसका रंग जो है वो साथियों तांबे के जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बदावरी नस्ल की भैंस जिसका रंग जो है वो तांबे जैसा है। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों कि जुगाली करने वाले पशुओं में उदर के जो है वो कितने भाग होते हैं। ठीक है, जुगाली करने वाले पशु जो होते हैं उनको साथियों बोलते हैं रूमिनेंट पशु। ठीक है, रूमिनेंट पशु बोला जाता है। जो भी पशु जुगाली करते हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, उनको साथियों रूमिनेंट पशु बोला जाता है। ठीक है, उनके जो उदर है उसके कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो उदर के साथियों 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं, 4 भाग होते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 4 भाग होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला जो भाग है वो होता है रूमन। सबसे पहला और सबसे जो बड़ा भाग होता है वो कौन सा था साथियों, रूमन, जो रूमन होता है। ठीक है, दूसरा जो है वो है रेटिकुलम, रूमन और रेटिकुलम। ठीक है, 1 नंबर पे रूमन सबसे बड़ा है। ठीक है, फिर 2 नंबर पे रेटिकुलम, 3 नंबर पे जो है वो है ओमेजोन। कौन सा है, ओमेजोन। ठीक है, तीसरा जो भाग है वो है ओमेजोन और चौथा साथियों जो भाग है उसका नाम है एबोमेजम। क्या है, एबोमेजम। ठीक है, एबोमेजम। तो कितने भाग हुए, 4 भाग हो गए। जुगाली करने वाले पशु या फिर रूमिनेंट पशु अगर आपसे पूछे तो उनके अंदर उदर के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। कौन से, एक तो है रूमन, ठीक है, रेटिकुलम, ओमेजन और एबोमेजम। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि गाय और भैंस में औसत शारीरिक जो तापमान होता है वो कितना होता है। ठीक है, गाय और भैंस के अंदर औसत शारीरिक जो तापमान होता है वो कितना होता है। ए ऑप्शन 37.9 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन 38.5 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन 39.0 डिग्री सेल्सियस या फिर डी ऑप्शन जो है वो 40.75 डिग्री सेल्सियस। तो कितना होता है साथियों, ये यहाँ पे जो गाय और भैंस का पूछा है तो हो जाएगा 38.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जिसने भी बी ऑप्शन सोचा है उनका बिल्कुल सही है, 38.5 डिग्री है वो सेल्सियस। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि गाय का जो गर्भकाल है ये कितने दिन का होता है। साथियों गाय की गर्भकाल की बात करते हैं कि ये भाई जो है कितने दिन का होता है। तो साथियों ए ऑप्शन है 280 दिन का, बी ऑप्शन है आपके 310 दिन का, सी ऑप्शन है आपके 155 दिन का, डी ऑप्शन है 385 दिन का। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, गाय का गर्भकाल पूछा है तो हो जाएगा 280 दिन का। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 280 दिन। 310 की बात करें तो भैंस का साथियों जो गर्भकाल होता है ये कितने दिन का होता है, 310 दिन का होता है। ठीक है, 155 दिन किसका होता है साथियों, बकरी का होता है 155 दिन का। बकरी का जो गर्भकाल होता है ये 155 दिन का होता है। और 385 की बात करें तो सबसे ज़्यादा साथियों जो है वो ऊँटनी का होता है 385 दिन का। तो यहाँ पे पूछा है गाय का, ए ऑप्शन जो सही हो जाएगा 280 दिन। ठीक है, 310 किसका होता है, भैंस का होता है। ठीक है, 155 बकरी का और 385 किसका होता है, ऊँटनी का होता है 385 दिन का। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, रूमिनेंट पशु। मैंने आपको कहा था कि रूमिनेंट पशु वो पशु होते हैं जो कि जुगाली करते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है। ठीक है, ये कौन से पशु है साथियों, ये रूमिनेंट पशु। और इसके अंदर अमाशय का सबसे बड़ा भाग जो है वो कौन सा होता है। ठीक है, इनके जो अमाशय उदर जो होता है इनके 4 भाग होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं साथियों, उदर के या अमाशय के 4 भाग होते हैं। और उनमें से सबसे बड़ा भाग जो है वो कौन सा होता है, रूमन, ओमेजन, रेटिकुलम या फिर एबोमेजम। तो कौन सा होगा साथियों, सबसे बड़ा पूछा है तो हो जाएगा रूमन। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, रूमन जो है वो साथियों सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के।
आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि गाय में मध्य चक्र की जो जो अवधि होती है वो कितने दिन की होती है। ठीक है, गाय के अंदर मध्य चक्र की जो अवधि होती है ये कितने दिन की होती है, 20 दिन की, 21 दिन की, 18 दिन की या फिर 25 दिन की। तो गाय में पूछा है तो साथियों हो जाएगी 21 दिन की। ठीक है, कितने होती है, 21 दिन की होती है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। जिसने भी बी ऑप्शन सोचा है उसका बिल्कुल सही है साथियों। गाय के अंदर या फिर आपसे पूछ रहे हैं कि बकरी के अंदर, ठीक है, गाय और बकरी की सेम है साथियों, 21 दिन की है। बकरी के अंदर भी मध्य चक्र की अवधि जो है वो 21 दिन की है और गाय के अंदर भी कितने दिन की है, 21 दिन की है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला अगला प्रश्न साथियों कि ऐसे पशुओं को क्या कहा जाता है जिनके खुर जो हैं वो विभाजित नहीं होते हैं। ठीक है, खुर विभाजित होने का मतलब है जैसे कि एक पशु ऐसे होते हैं जिनके खुर जो हैं वो इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। और साथियों गाय, भैंस और बकरी इनके अंदर आपने देखा होगा कि जो पशु होते हैं और इनके अंदर इस प्रकार की जो खुरों की है वो आकृति होती है। तो ये जो है ये तो क्या है, विभाजित है। ये क्या है साथियों, ये विभाजित है और ये जो है वो विभाजित नहीं है। तो इस प्रकार के ऐसे पशु जिनके अंदर खुर जो है वो विभाजित नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं। ए ऑप्शन टेलीपेड, बी ऑप्शन सोलीपेड, ऑप्शन सी स्टेबल, ऑप्शन डी जो है वो ए और बी दोनों। तो कौन सा सही हो जाएगा, सोलीपेड। ठीक है, पशु के अंदर खुर जो है वो विभाजित नहीं होते हैं उसको साथियों सोलीपेड कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, सोलीपेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार के जो खुर होते हैं इनको सोलीपेड कहते हैं, सॉलिड होते हैं, विभाजित नहीं होते हैं। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भेड़ की नस्ल है। ठीक है, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सी एक भेड़ की नस्ल है। ए ऑप्शन भदावरी, बी ऑप्शन जाफराबादी, ठीक है, सी ऑप्शन जाफराबादी और सी ऑप्शन थारपारकर और डी ऑप्शन नाली। तो भदावरी की बात करें तो ये तो भाई है भैंस की नस्ल, किसकी नस्ल है, भैंस की है। जाफराबादी की बात करें तो ये है बकरी की नस्ल, किसकी है, बकरी की नस्ल है। ठीक है, बकरी की नस्ल है। और थारपारकर की बात करें तो ये है गाय की नस्ल, ये गाय की। और नाली जो है वो ये किसकी है साथियों, भेड़ की नस्ल है। नाली किसकी है, भेड़ की है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, नाली जो है वो एक भेड़ की नस्ल है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। जिन्होंने भी डी ऑप्शन सोचा है उनका बिल्कुल भी यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि गाय और भैंस के समूह को क्या कहते हैं। साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि गाय और भैंस का जो समूह होता है उसको क्या कहा जाता है, फ्लॉक, हर्ड, पैक या फिर स्टेबल। तो फ्लॉक की बात करें यहाँ पे तो भेड़ों का समूह होता है। ठीक है, भेड़ों का साथियों समूह जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फ्लॉक। भेड़ों के समूह क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। हर्ड की बात करें तो गाय और भैंस का समूह जो होता है वो होता है हर्ड। और पैक की बात करें यहाँ पे तो घोड़ों का समूह, घोड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैक होते हैं। तो घोड़ों का समूह जो होता है वो पैक कहलाता है। भेड़ों का समूह जो होता है उसको फ्लॉक कहते हैं। यहाँ पे पूछा है गाय और भैंस का, तो बी ऑप्शन हर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। गाय और भैंस के समूह को साथियों हर्ड कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि मवेशियों में गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों कि मवेशियों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 55, 42, 60 या फिर 33। तो साथियों मवेशियों की बात करें यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या तो कितनी होती है, सी ऑप्शन 60 होती है। ठीक है, इस प्रश्न का सी ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। मवेशियों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या, या आपसे स्पेशल पूछ रहे हैं कि बकरी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या। ठीक है, बकरी के अंदर साथियों कितनी होती है, 60 होती है। बकरी के अंदर भी 60 होती है। या फिर ऐसे पूछ लें कि मवेशियों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 60 होती है। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है साथियों, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है। ए ऑप्शन वल्लभ नगर, बी ऑप्शन जोड़बीड़, सी ऑप्शन अविका नगर और डी ऑप्शन जो है वो अनूपगढ़। तो यहाँ पे पूछा है राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र का, तो ये साथियों अविका नगर के अंदर है। और अविका नगर कहाँ पे पड़ता है, टोंक जिले के अंदर। ठीक है, अविका नगर कहाँ पे है, टोंक है। वल्लभ नगर है यहाँ पे भैंस का है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भैंस का
राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर है, तो वल्लभनगर। और वल्लभनगर कहाँ पर है साथियों, उदयपुर जिले के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर है, उदयपुर जिले के अंदर है। यहाँ पे भैंस का जो प्रजनन केंद्र है वो स्थित है। जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर, मैंने आपको बताया था कि ऊँट का है। ठीक है, बीकानेर के अंदर है। और अविकानगर टोंक में किसका है, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र जो है वो अविकानगर टोंक के अंदर स्थित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, आज की क्लास का अगला प्रश्न है कि भेड़ के मांस को है वो किस नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, भेड़ का जो मांस होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बीफ, ऑप्शन बी मटन, ऑप्शन सी चवन, ऑप्शन डी जो है वो किड। तो बीफ जो है ये किसका साथियों, ये तो है गाय का। भाई गाय का जो मांस होता है उसको क्या कहते हैं, बीफ कहते हैं। ठीक है, मटन जो है ये है अपने भेड़ का, किसका है, भेड़ का है। और चवन जो है ये किसका है, बकरी का है। किसका है, बकरी का है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मांस किसका पूछा है, भेड़ का, तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, मटन कहते हैं। ठीक है, भेड़ के मांस को क्या कहते हैं साथियों, मटन कहते हैं। गाय के मांस की बात करें तो बीफ कहते हैं। और बकरी के मांस को क्या कहते हैं, चवन कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि बकरियों के समूह को क्या कहा जाता है। साथियों, बकरियों का जो समूह होता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए हर्ड कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी पैक, ऑप्शन सी ट्रिप, ऑप्शन डी जो है वो दर्ज। तो हर्ड मैंने आपको बताया कि गाय और भैंस का जो समूह होता है। ठीक है, गाय और साथियों भैंस का जो समूह होता है उसको कहते हैं हर्ड। पैक की बात करें तो घोड़ों का समूह, घोड़े जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पैक होते हैं। तो घोड़ा का समूह जो है वो पैक कहलाता है। और ट्रिप की बात करें तो बकरियां जो है वो साथ में है वो इकट्ठी होकर के ट्रिप पर जाती है। ठीक है, बकरियां जो है वो एक साथ कहाँ जाती है, ट्रिप पर जाती है। तो बकरियों का जो समूह है वो साथियों ट्रिप कहलाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि गायों में कुल हड्डियों की संख्या जो है वो कितनी होती है। ठीक है, गायों के अंदर जो हड्डियों की संख्या होती है वो साथियों कितनी होती है, 215, ऑप्शन बी 212, ऑप्शन सी 208, ऑप्शन डी जो है वो 124। तो गायों की बात करें साथियों यहाँ पे, तो गायों के अंदर जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 208। ठीक है, इस प्रश्न का सी ऑप्शन आपके सही हो जाएगा, 208 होती है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों कि राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन एवं पशु प्रशिक्षण संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन और पशु प्रशिक्षण संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है, सूरतगढ़ गंगानगर, अविकानगर टोंक, वल्लभनगर उदयपुर या फिर जामडोली जयपुर। तो साथियों ये जामडोली जयपुर के अंदर स्थित है अपना क्या, पशु प्रबंधन और पशु प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, इस प्रश्न का डी ऑप्शन आपके सही हो जाएगा, जामडोली जयपुर। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन है साथियों कि सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है वो किस पशु के अंदर होती है। ठीक है, सबसे बड़ी आरबीसी साथियों जो है वो किस पशु के अंदर होती है, गाय के अंदर, बकरी के अंदर, कुत्ते के अंदर या फिर उपयुक्त सभी। सबसे बड़ी आरबीसी की बात करें तो साथियों कुत्ते के अंदर सबसे बड़ी आरबीसी होती है। ठीक है, बकरी के अंदर सबसे छोटी होती है। बकरी के अंदर पूछ लें सबसे छोटी अगर आपसे पूछ लें तो किसमें होती है, बकरी के अंदर होती है। और सबसे बड़ी पूछें तो किसके अंदर होती है, कुत्ते के अंदर होती है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, कुत्ते के अंदर सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि गाय की कौन सी नस्ल जो है वो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गाय की कौन सी नस्ल जो है वो साथियों सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए थारपारकर, ऑप्शन बी मेवाती, ऑप्शन सी राठी और ऑप्शन डी जो है वो मालवी। तो सवाई चाल की बात करें तो साथियों अपनी जो थारपारकर गाय की नस्ल है ये सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, थारपारकर। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है। ठीक है, भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, बस एस्ट्रोप, बोस इंडिकस, कैप्रा हिरकस या फिर डोरिडम कैम्बस। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कैप्रा हिरकस की। तो कैप्रा हिरकस आपने सुना होगा कि बकरी का जो भाई वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, बकरी का जो वैज्ञानिक नाम है वो साथियों कैप्रा हिरकस है। ठीक है, और गाय की बात करें यहाँ पे गाय का पूछा है तो गाय का हो जाएगा बोस इंडिकस, यानी कि गाय जो है वो हमारी क्या है, बोस है। गाय माता हमारी बोस है, इसलिए गाय का वैज्ञानिक नाम जो है वो बोस इंडिकस। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों कि NBAGR के अनुसार, ठीक है, NBAGR के अनुसार भारत में कुल पंजीकृत गायों की संख्या जो है वो कितनी है। ठीक है, भारत के अंदर जो कुल पंजीकृत गायों की संख्या है वो कितनी है साथियों। NBAGR का मतलब होता है यहाँ पे कि राष्ट्रीय
पशु अनुसंधान संस्थान ब्यूरो, ठीक है, राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान जो ब्यूरो होता है, ठीक है, उसके अनुसार भारत के अंदर कुल पंजीकृत गायों की संख्या कितनी है? तो साथियों ये 53 है। कितनी है? 53 है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अगला प्रश्न और जो आपके लिए, ठीक है, ये कि मुर्रा नस्ल जो है वो किस पशु की है? ठीक है, इस प्रश्न का आंसर जो है वो आपको कमेंट करके बताना है कि मुर्रा नस्ल जो है वो किस पशु की है, गाय की है, बकरी की है, भैंस की है या फिर भेड़ की है। आपको पशु परिचय से संबंधित जितनी भी क्लासें हैं साथियों, पार्ट बी के लिए और पार्ट ए के लिए, वो पूरी अपनी चैनल पर चलेगी, ठीक है, दिसंबर तक। और अपना लक्ष्य है पशु परिचय के अंदर सिलेक्शन लेना। तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, आज से चैनल को जो है वो चुपके से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।